हेलो बच्चों। हेलो सर। पिछला क्लास हमने कहाँ तक कर लिया? 80CCC तक सर, 80CCC। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक 80CCD सेक्शन से। देखिएगा सेक्शन 80CCD बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, CCD कैफे कॉफी डे नहीं सर, वो नहीं है। अच्छा देखो क्या करना है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा अभी सर ऊपर भी पढ़ा था। अच्छा वो पेंशन स्कीम थी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ओहो अच्छा सर, उसके ऊपर भी पढ़ा था 80C में। तो उसमें आपने पढ़ा था पेंशन स्कीम ऑफ UTI, नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ UTI एंड म्यूचुअल फंड। ठीक है, यहाँ पे किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। या फिर न्यू पेंशन स्कीम में अगर आपने पैसा डाला है, या फिर अटल पेंशन योजना में, अटल पेंशन योजना APY। अब अटल पेंशन योजना किसका है? मोदी जी का है, मोदी जी लेके आए हैं। ठीक है, तो उसमें यानी यहाँ पे भी पेंशन है। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम NPS नाम से इसको जाना जाता है। बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? NPS। ठीक है, याद रहेगा, नोटिफाइड पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन सिस्टम, ये दोनों चीजें बोली जाती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसको। सुनिए क्या कहते हैं, एलिजिबल असेसी, किसे डिडक्शन मिलेगी? इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल को क्या करना है बता दिया ऊपर ही, कंट्रीब्यूशन करना है। किस में करना है? पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, न्यू पेंशन स्कीम या फिर नोटिफाइड पेंशन सिस्टम या फिर नोटिफाइड पेंशन स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, और अटल पेंशन योजना एक ही चीज है। बैंकों में जाना, अटल पेंशन योजना के बारे में ज्यादा जानकारी हो तो बगल पड़ोस वाले बैंक में जाना, पता चल जाएगा कि अटल पेंशन योजना क्या होती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 80CCD सेक्शन। कौन एलिजिबल है? तो इंडिविजुअल एलिजिबल है। HUF नहीं, AOP नहीं, AJP नहीं। ठीक है, और कोई भी मतलब फर्म नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, कंपनी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, अब सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1। ध्यान से सुनिएगा, तीन तरह से बटा हुआ है ये सेक्शन। सेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और एक 1B सेक्शन भी है। ठीक है ना, एक सबसेक्शन 1B भी है, तो वो भी आप देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं 80CCD सबसेक्शन 1। क्या कहते हैं सुनिएगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितनी डिडक्शन मिलेगी 80CCD 1 में, वो देखने जा रहे हैं। अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो, अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, आपकी बुक में यहाँ पे एम्प्लॉयर लिखा होगा, उसको एम्प्लॉय कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ एम्प्लॉयर लिखा होगा, उसको एम्प्लॉय कर लीजिएगा। कर लिया आपने? ठीक सर, कर लिया हमने। चलिए सुनिए, तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन सेक्शन 80CCD 1, सैलरीड एम्प्लॉयज के केस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन किसमें? उसी पेंशन सिस्टम में, पेंशन स्कीम में, NPS में। ठीक है ना, NPS में। और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, उसकी सैलरी का 10% विच एवर इज लोअर, उतनी डिडक्शन आपको मिलेगी। अच्छा, अगर सर कोई पर्सन एम्प्लॉय नहीं है, यानी कहीं जॉब नहीं करता, तो फिर क्या कहते हैं? अगर कहीं जॉब नहीं करता है, अदर इंडिविजुअल है, तो फिर असेसी का कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ सैलरी तो है नहीं, तो ग्रॉस टोटल इनकम GTI विच एवर इज लोअर, इसकी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80CCD 1 में। ठीक है, तो सैलरीड एम्प्लॉय अगर है तो फिर उसका कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। और अगर अदर इंडिविजुअल है, वो सैलरीड नहीं है, जॉब नहीं करता कहीं पे, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो असेसीज कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ GTI और 20% है यहाँ पे। ठीक है, और विच एवर इज लोअर, ये ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिएगा 80CCD सबसेक्शन 1B, सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B कहते हैं एडिशनल डिडक्शन अप टू 50,000 शैल बी अलाउड फॉर कंट्रीब्यूशन अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन 80CCD 1। अब कहते हैं 80CCD 1 में तो हमने बता ही दिया कि भैया अगर इंडिविजुअल को मिलेगी 80CCD 1 में कितना मिलेगा, सैलरीड एम्प्लॉय है तो फिर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी विच इज लोअर, और अगर अदर इंडिविजुअल है तो फिर असेसीज कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ GTI विच इज लोअर, इतना। इसके एडिशन में कितनी डिडक्शन मिलेगी? 50,000 की मिलेगी। क्या लिखा हुआ है 80CCD 1 में? जो डिडक्शन मिल रही है वो तो है ही है, उसके अलावा 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। कब? किसका मिलेगा? तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉय या फिर असेसी के कंट्रीब्यूशन का मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मैंने इसके बारे में वो नहीं लिखा हुआ है, मतलब डिटेल में जो लिटरेचर है वो नहीं लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा हुआ है, सीधा एक एग्जांपल दिया है, देखिएगा क्या कहते हैं। कहते हैं असेसी का कंट्रीब्यूशन सपोज कीजिए है 1,40,000 टुवर्ड्स NPS में 1,40,000 डाला है। ग्रॉस टोटल इनकम, अब GTI दिया हुआ है, इट मींस ये सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,40,000। GTI कितनी है? 550। अच्छा,
तो ये बात बताइए 550 का 20% या फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर, इसकी डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80 CCD 1 में। ठीक है, देखिएगा मैं कहता हूँ एम्प्लॉय का असेसी का कंट्रीब्यूशन कितना रख लिया मैंने 140 असेसी कंट्रीब्यूशन, और 20% ऑफ GTI 20% मिलता है ना अदर इंडिविजुअल को। जी सर, तो 550 का 20% 110, ठीक है, इतना विच एवर इज लोअर कितनी डिडक्शन मिलेगी सर 110 की मिलेगी। तो सर जो मैंने 30 और पे किया है 140 में से 110 की डिडक्शन मिल गई, जो 30,000 और पे किया है, तो कहते हैं उसकी डिडक्शन 80 CCD 1 में तो नहीं मिल पाएगी, 80 CCD 1 में तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन 80 CCD 1B में मिल जाएगी इस 30,000 डिडक्शन। रादर ये 50,000 तक का कंट्रीब्यूशन होता तो मिल जाता, यानी कि टोटल अगर मैं बताऊं 50,000 का कंट्रीब्यूशन होता तो मिल जाता, यानी जितना भी GTI आपका है उसका 20% कर लीजिए, ठीक है, उसका 20% कर लीजिए, उसके ऊपर आपको 50,000 का कंट्रीब्यूशन अगर आपने किया है तो मिल जाएगा। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर। तो देखिएगा लिखा हुआ है असेसी कंट्रीब्यूशन 140 टुवर्ड्स NPS, GTI इज 550। इन दिस केस असेसी कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ 110 20% ऑफ GTI अंडर सेक्शन 80 CCD 1 एंड रिमेनिंग 30,000 अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। 30,000 80 CCD 1B भी ले सकते हैं, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, ही कैन फर्स्ट क्लेम, वो चाहे तो पहले 50,000 क्लेम कर ले अंडर सेक्शन 80 CCD 1B और रिमेनिंग वो क्लेम कर ले 90,000 अंडर सेक्शन 80 CCD 1। कैसे? तो कहते हैं चाहे वो अगर तो ऐसे कर ले कि 140 टोटल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, 140 टोटल कंट्रीब्यूशन है, पहले 50,000 वो किस में क्लेम कर ले, वो 80 CCD 1B में क्लेम कर ले, और उसके बाद 90,000 जो है वो 80 CCD 1 में क्लेम कर ले, 80 CCD 1 में क्लेम कर ले रेस्ट 90,000। कैसे? अब इसको रखिए आप असेसी कंट्रीब्यूशन 90,000 और फिर 550 का 20% 1,10,000 विच एवर इज लोअर, आपको मिल गया ना 90,000 का डिडक्शन। तो चाहे बात वही पड़ेगी 90 ये और 50 ये, 140 टोटल डिडक्शन आपको मिल गई। यहाँ पे भी आपको 140 कंट्रीब्यूशन किया था वो मिल गई थी, 30 यहाँ मिल गई थी, 110 यहाँ मिल गई थी, तो 30 और 110 140, आपको पूरा 140 ही यहाँ पर भी फ्री हो रहा है। तो बात तो वही पड़ रही है, बात तो वही पड़ रही है साहब, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसका कुछ इम्पैक्ट जरूर आएगा। कहाँ पर आएगा? एचएससीसी आखिर बाद आप कहोगे कि सर क्या फर्क पड़ रहा है, आप लिखे हो पहले ये क्लेम कर ले, पहले क्लेम करके क्या निकल मेरा फायदा हो जाएगा। आपको अभी तो यही लग रहा है कि कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं सही बताऊं आपको पहले 80 CCD 1B क्लेम करना ज्यादा फायदेमंद पड़ेगा एज कंपेयर टू 80 CCD 1B क्लेम करना आपको पहले 50,000 रुपए ज्यादा फायदेमंद होगा एज कंपेयर टू कि आप 80 CCD 1 में बेनिफिट लो। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने याद बताया था ना पिछली क्लास में 80 CCE एक सेक्शन है, उसी की वजह से। चलो अब बताता हूँ क्यों, आगे आ जाइए। तो एक ये समझ में आया क्या? जी सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब आ जाइए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा 80 CCD 1 में, 80 CCD 1 में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अगर सैलरीड एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी विच इज लोअर मिल जाएगा, अदर है तो फिर एसआईसी का कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ जीटीआई विच इज लोअर उसका रिडक्शन मिल जाएगा। और अब पढ़ रहे हैं 80 CCD 2, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने पैसा जमा किया है और एम्प्लॉयर ने भी पैसा जमा किया है, तो फिर क्या एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगी क्या? कहते हैं जी सर एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगी। देखिए क्या, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज फर्स्ट टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। क्यों पहले टैक्सेबल होगा? आपको पहले बता रखा है एनी टाइप ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट रिसीव्ड बाय any employee from employer is taxable under head salary in the hands of employee because it is a benefit। किसी भी प्रकार का अगर बेनिफिट दिया जाता है एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर के द्वारा तो वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। कोई भी बेनिफिट हो तो ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो पहले से ही सैलरी में ऐड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, अब बात हो गई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर कर रहा है तो एक आपके लिए बेनिफिट ही तो है, तो पहले वो सैलरी हेड में टैक्सेबल कर दिया जाएगा और फिर उसकी डिडक्शन आपको दी जाएगी 80 CCD 2 में। कितनी दी जाएगी? देन ही गेट्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 2 कितना? कहते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। यानी सेम है, वहां पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था, यहाँ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है एंड 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर वो मिलकर चलेगा। सर यहाँ पे सैलरी आ रहा है, इस सैलरी का मतलब क्या है? ये सैलरी क्या है? ये सैलरी तो देखिएगा 80 CCD 1 और 80 CCD 2 80 CCD 1 और 80 CCD 2 दोनों में सैलरी वर्ड आया, तो सैलरी का मतलब क्या है? कहते हैं बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर टर्म्स। दो चीजें, बेसिक सैलरी और डीए अंडर टर्म्स वाला, मतलब वो वाला डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए डिफरेंट कैलकुलेशन में फॉर्मिंग पार्ट होगा। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर बात समझ में आती है। तो सर ये मुझे पूरा एक बार फिर से समझा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल। अब
हाँ चलिए फिर से समझा देता हूँ। तो 3 चीजें हमने पढ़ी, 3 सेक्शन पढ़े हमने, मतलब सब सेक्शंस पढ़े, सेक्शन तो एक ही पढ़ा। देखिएगा कैसे हमने पढ़ा सेक्शन 80 CCD, उसके अंदर हमने पढ़ा 80 CCD, सॉरी ऐसे लिखते हैं 1, एक पढ़ा हमने 2 और एक पढ़ा हमने 1B, ऐसे पढ़ते हैं। तो 1 में हमने पढ़ा कि साहब देखिएगा किसको डिडक्शन मिलेगी, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन, अगर सैलरीड है तो फिर क्या, सैलरीड है तो क्या, और अगर अदर है तो क्या। ठीक है, अदर है तो भी एसिड CCD 1 में डिडक्शन मिलेगी, 2 में तो सैलरी के अलावा किसी की बात ही नहीं की गई। ठीक है, तो सैलरीड है तो क्या कहते हैं, कहते हैं एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि असेसी का कंट्रीब्यूशन ले लीजिए, असेसी का कंट्रीब्यूशन ले लीजिए और 20% ऑफ GTI विच एवर इज लोअर, ये ले लिया तो ये मिल जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या कहा उन्होंने, सैलरी है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो फिर क्या, यानी अदर वाली कोई बात नहीं है, तभी तो यहाँ 20 है, यहाँ 10 है और यहाँ पे 10 है। उन्होंने क्या कहा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी विच एवर इज लोअर वो ले लीजिए, ये इन्होंने कहा। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, यहाँ पे अकेला 20 दे दिया इन्होंने, बात समझ में आती है, और किसका दिया, GTI का दिया, यहाँ पे बात समझ में आती है क्या जी सब, यहाँ तो समझ में आया बात। सैलरीड है तो 10 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी, और सैलरीड है और एम्प्लॉयर ने भी दिया है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, वो बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर है तो फिर 80 CCD 1 में असेसी का कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ GTI विच इज लोअर वो मिल गया। 80 CCD 1B में क्या आया, कहते हैं कि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, या फिर अगर असेसी है तो असेसी का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर उसका वाला कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, एम्प्लॉयर का नहीं, एम्प्लॉयर वाले का नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका कंट्रीब्यूशन अगर 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा भी है तो कहते हैं मतलब जो भी है 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको यहां मिल सकता है, यानी जो आपने किया है एक्स्ट्रा, ठीक है, मतलब 10% ऑफ सैलरी उससे ऊपर अगर आपने कुछ किया है तो वो 50,000 रुपए तक आपको डिडक्शन 81B सेक्शन 80 CCD 1B आपको दे देगा। तो ये हमने बेसिकली पढ़ा यहाँ पर। ठीक है साहब, ये हमने पढ़ा, समझ में आती है बात क्या, बिल्कुल साहब ये बात हमें समझ में आ जाती है। फिर हमने बोला यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आप चाहें तो 80 CCD 1 पहले ले लें, 1B बाद में ले लें, या 1B पहले ले लें और 1 बाद में ले लें। और मैंने आपको ये बताया कि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आपको 1B पहले लेना और 1 बाद में लेना आपको उचित पड़ेगा, मतलब आपके लिए अच्छा पड़ेगा। अब यहाँ बात होती है सब क्यों अच्छा पड़ेगा, वो हम अभी थोड़ा बाद में देखेंगे कुछ समय बाद। तो कुल मिला के ये सेक्शन समझ में आया क्या, बिल्कुल साहब ये सेक्शन समझ में आया। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, ये बताइए कहीं आपने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS और पढ़ा है क्या, कहीं आपने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS कहीं और पढ़ा है क्या? जी सर, आपने हमें पढ़ाया था ये PGBP पहला ही चैप्टर जो आपने पढ़ा था उसमें, PGBP के सेक्शन 36 में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है NPS में एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए तो क्या वो पैसा जो पे कर रहा है उसका डिडक्शन मिलेगा उनको PGBP हेड में, यानी PL में वो डेबिट कर पाएंगे क्या? इसका आंसर था यस, वो कर पाएंगे। कितना कर पाएंगे, तो वहां पे भी लिखा था कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ एम्प्लॉय की सैलरी वो रख लीजिए, दोनों में से जो भी कम हो, दोनों में से जो कम हो उतने डिडक्शन आपको यहां मिल जाएगी, और उससे जितना ज्यादा पे करेगा वो उसका डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी वो आपका टैक्सेबल रह जाएगा। बात समझ में आती है? तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी अपनाया गया है, यानी कि जितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए जितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, पहली बात तो ये उसको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 36 में, कितने की मिलेगी, वही सेम चीज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन या फिर 10% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सैलरी का 10% विच इज लोअर, उतने डिडक्शन को मिल जाएगी अंडर सेक्शन 36, और उतना ही पहले सैलरी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा एम्प्लॉय के लिए, और बाद में उसको 80 CCD 2 में सेक्शन में डिडक्शन दे दी जाएगी। ओके सर, बात समझ में आती है? आगे आ जाइए, क्या कहते हैं, सैलरी का मतलब हमने पढ़ा बेसिक एंड डी अंडर टर्म्स। आगे आ जाइए, कहते हैं एक सेक्शन और आया इसके बाद, सेक्शन एज पर सेक्शन 10(12)A, सेक्शन 10(12)A, सेक्शन 10 आ गया, यानी ये एग्जम्पशन वाली है लिस्ट, एग्जम्पशन वाली है,
इनकम दैट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, वो कौन कौन सी इनकम है जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। देखिए क्या कहते हैं, एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय on closure of his account is exempt to the extent 40%, that is 60% is taxable. If received by non-employee then 100% is taxable. क्या कहते हैं, कहते हैं अगर आपने क्लोजर कर दिया है अकाउंट का, अगर आपने क्लोजर कर दिया है अकाउंट का, कौन से अकाउंट का, तो कहते हैं एनपीएस का, नोटिफाइड पेंशन सिस्टम में आपके अकाउंट, आपने अपने अकाउंट का क्लोजर कर दिया है, तो अगर आप एम्प्लॉई हो तो 40% एग्जेम्प्ट है, 40% एग्जेम्प्ट है, 60% टैक्सेबल है, ठीक है। और अगर नॉन एम्प्लॉई हो, आप एम्प्लॉई नहीं हो, मतलब नॉर्मल पर्सन हो, नॉन एम्प्लॉई हो, तो उस केस में आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा एनपीएस से जो भी आप विड्रॉ करते हो, अकाउंट बंद करके विड्रॉ करते हो, समझ रहे हो। नोटिफाइड पेंशन सिस्टम को बंद कर रहे हो, क्लोजर कर रहे हो अकाउंट का, एम्प्लॉय को मिलता है तो 40% छोड़ के 60% टैक्सेबल, और अगर नॉन एम्प्लॉय है तो 100% टैक्सेबल हुआ करता है। अच्छा, एक चीज और, यहां पे तो हमने बात की कि क्लोजर कर दिया गया है अकाउंट का। अच्छा, एक सेक्शन और आया, सेक्शन 10(12)(b), वहां क्या कहते हैं कि आपने क्लोजर नहीं किया है, आपने क्लोजर नहीं किया है, पार्शियल विड्रॉल किया है फ्रॉम एनपीएस, एनपीएस आपने क्लोजर ऑफ अकाउंट नहीं किया है, केवल और केवल पार्शियल विड्रॉल किया है, तो कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑन पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस अंडर सेक्शन 80 सीसीडी इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय। जितना भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने किया है, किसने, एम्प्लॉयर का नहीं जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं सिर्फ एम्प्लॉय का जितना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वो भी सारा जितना भी कंट्रीब्यूशन आज तक किया गया उसका कर लीजिए टोटल, और उस टोटल का कीजिए 25%। अगर इस हद तक पैसा निकालता है तो फिर एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल आपका नहीं है। टू द एक्सटेंट 25% से ज्यादा टोटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय एटीसीसीडी में, एनपीएस में, जो भी टोटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने एटीसीसीडी में एनपीएस में किया है, उसका अगर 25% देख लें, उस हद तक अगर पार्शियल विड्रॉ करता है एनपीएस से एम्प्लॉय, तो फिर टैक्सेबल आपका नहीं है। यहां पे भी देखने वाली बात यह है कि यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि नॉन एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, यानी नॉन एम्प्लॉय अगर विड्रॉ करता है, तो अगर थोड़ा सा भी अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसके लिए वो टैक्सेबल हुआ करेगा, ठीक है। तो दो तरह की बातें हमने की। कहते हैं अगर आप क्लोजर कर देते हैं अकाउंट का, अगर आपने अपना अकाउंट बंद कर दिया है एनपीएस वाला और वहां से पैसे आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर कहते हैं अगर एम्प्लॉय है तो 40% आपका टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट है, 40% तक एग्जेम्प्ट है, 60% आपका टैक्सेबल है, और नॉन एम्प्लॉय है तो फिर 100% टैक्सेबल है। और अगर आप पार्शियल विड्रॉ करते हैं एनपीएस से, और वो विड्रॉ करने वाला कौन है, एम्प्लॉय है, नॉन एम्प्लॉय की इसमें 100% की बात हो रही है, और कहते हैं कि जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने किया है उस टोटल कंट्रीब्यूशन का आप 25% कर लीजिए, और 25% तक करते हैं तो फिर एग्जेम्प्ट है, और 25% से ज़्यादा करते हैं तो जितना ज़्यादा आपने विड्रॉ किया है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा ऑन पार्शियल विड्रॉल। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर। अच्छा, आगे आ जाइए, कहते हैं इन केस ऑफ एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय, इन केस ऑफ एम्प्लॉय, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे नॉन एम्प्लॉय हो, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीएस बाय द नॉमिनी स्लैश लीगल हायर ऑन डेथ ऑफ असेसी इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। यानी कि अगर पर्सन का देहांत हो जाता है और वो जीते जी उसको कोई, मतलब उसने खुद नहीं निकाला है, उसके लीगल हेयर को मिला है, या फिर नॉमिनी को मिला है, नॉमिनी को मिला है, ठीक है, तो उस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ नॉमिनी, ठीक है, या फिर जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है उसके हैंड्स में भी टैक्सेबल नहीं होगा, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हुआ करेगा। अच्छा, आगे देखिएगा, द सब्सक्राइबर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या फिर सुपर एनुएशन फंड वुड बी एबल टू ट्रांसफर देयर कॉर्पस फ्रॉम these fund to national pension system without any tax implication। तो कहते हैं अगर आपका कुछ पैसा कहां पर है, अगर आपका कुछ पैसा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में है, आरपीएफ में है, या फिर आपका सुपर एनुएशन फंड में है, सुपर एनुएशन फंड में है, तो आप चाहें तो यहां से पैसा उठाकर एनपीएस में डाल सकते हैं, यहां से आप पैसा उठा के इसमें डाल सकते हैं, एनपीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं, और इस ट्रांसफर पे किसी प्रकार का टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। आप फ्रीली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, आरपीएफ और सुपर एनुएशन फंड से पैसा निकालकर आप एनपीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी टैक्स इम्प्लीकेशन। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब, बात समझ में आती है। आगे देखिएगा, अब उस सेक्शन का आ गया बारी जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था,
देखिए क्या वो सेक्शन है, 80CCE, सेक्शन 80CCE, द एग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1 इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 1.5 लाख। पहले वो क्या कहते हैं, 80C में 1.5 लाख, 80CCC में 1.5 लाख, 80CCD1 में भी उन्होंने बोल दिया कि एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय 80CCD1 में उन्होंने बोला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, और अगर अदर है तो फिर असेसी का कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ GTI विच इज लोअर, उसका रिडक्शन उन्होंने देने की बात की। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने बोल दिया कि दे देंगे 1.5 लाख दे दिया दोनों में, फिर बाद में उन्होंने आके क्या कह दिया कि नहीं साहब 80C में, 80CCC सॉरी 80CCC में और 80CCD1 में, 1B को नहीं बोला, 80CCD2 को नहीं बोला, 80CCD1 में टोटल जो भी आपका एग्जम्पशन बनेगा वो 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने बोला था कि 80CCD1B लेना, 80CCD1B पहले ले लेना ज्यादा बेनिफिशियल पड़ेगा एज कंपेयर टू कि आप 80CCD1 लो। ठीक है, तो 80CCD1B पहले ले लीजिए आप, और 80CCD1 आप बाद में लीजिए, क्योंकि 1 अगर इसमें लिमिट आपकी कम बनेगी तो फिर ये 1.5 लाख का उस पर सीलिंग वाला असर नहीं पड़ेगा ना। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। तो कुल मिला के शुरुआत में हमें जो भी कहा हो, बाद में उन्होंने छलावा दे दिया, उन्होंने कहा 80C, 80CCC और 80CCD1, उन तीनों को मिलाकर आपको 1.5 लाख से ज्यादा एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगी। ये बात इन्होंने कहा, यही मैंने कहा था एक सस्पेंस है। ठीक है ना, यही एक सस्पेंस है। अच्छा, अब क्या आता है हमारे पास सेक्शन 80CC जी, चलिए इसको देखते हैं अभी। तो यहां तक एक पड़ाव पर हम आ चुके हैं। एक चीज मैं फिर से बताना चाहूंगा, पहले बताना भूल गया था। 80C में जो LIC आप देख रहे हो, मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो LIC आप देख रहे हैं, LIC का जब मैच्योरिटी प्रोसीड होता है ना, मैच्योरिटी प्रोसीड, वो आपका सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है ना, सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होता है, सेक्शन 10 में वो एग्जेम्प्ट हुआ करता है LIC की मैच्योरिटी प्रोसीड। लेकिन प्रोवाइडेड दैट तब एग्जेम्प्ट होगा जब आपने इसके विद इन पेमेंट की है, यानी 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू और 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, इन तीनों लिमिट के विद इन की है, और आपको वापस मैच्योरिटी प्रोसीड जो है, जो आपको मिल रही है मैच्योरिटी पे, तो वो आपका एग्जेम्प्ट हुआ करेगा अंडर सेक्शन 10। लेकिन अगर आपने इन लिमिट से ज्यादा आपने पेमेंट की है, 20%, 10% और 15%, इन लिमिट से ज्यादा अगर आपने पेमेंट की है, तो और वो ऐसी LIC अगर आपकी मैच्योर होती है, तो मिलने वाला LIC प्रोसीड जो होता है वो आपका, LIC का मैच्योरिटी प्रोसीड जो होता है वो आपका टैक्सेबल हुआ करता है। ऐसा क्या? हाँ ऐसा, बड़ा दिक्कत है साहब। चलो याद रहेगा बात? जी सर याद रहेगा। आगे चलिए, 80C कर लिया, 80CCC कर लिया, CCD1 कर लिया, CCD1B कर लिया, CCD2 कर लिया, अब CCE भी कर लिया। अब आते हैं सेक्शन 80CCG पर, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। आ जाइए साहब, सेक्शन 80CCE देखिएगा, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम सेक्शन बताऊं, अभी एक्चुअली में ना ये खत्म हो चुका है। एक्चुअली में सर तो अच्छा ना कटवा दो मत पढ़ाओ, नहीं कटवा तो देता मैं, खत्म तो हो चुका है, पुराने इम्प्लीकेशंस अभी भी आ रहे हैं, देखिएगा कैसे। सुनिएगा, सेक्शन 80CCG, लेकिन ये बहुत रेलिवेंट नहीं, मैं फिर सीरियसली बताऊं, ये आपके पेपर के लिए बहुत रेलिवेंट नहीं है, बहुत छोटा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो मतलब स्किप भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं स्किप करने कुछ नहीं कह रहा, पढ़ा रहा हूँ, 2 मिनट का लगेगा, पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे इसको। ठीक है, सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है? जिसमें 65% और मोर इक्विटी में पैसा लगा हो, ऐसा म्यूचुअल फंड इसमें 65% और मोर किसमें लगा हो? इक्विटी में पैसा लगा हो, अंडर राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। तो ठीक है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स लेने हैं आपको, यूनिट्स लेनी है। कैसी यूनिट्स और शेयर्स लेने हैं? जो कि लिस्टेड हो, ऐसी इक्विटी लेनी है जो लिस्टेड हो, ऐसे यूनिट्स लेने जो लिस्टेड हो, और वो शेयर्स, और वो मतलब शेयर्स तो इक्विटी है ही है, यूनिट्स जो है वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के होने चाहिए। और दूसरी बात, ये दोनों शेयर्स और यूनिट्स जो हैं वो राजीव गांधी इक्विटी शेयर स्कीम के अंदर लेना है, इक्विटी सेविंग स्कीम के अंदर लेना है, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के अंदर लेना है। ठीक है साहब, तो पहली बात कहते हैं किसको मिलेगा? तो कहते हैं इंडिविजुअल को मिलेगा,
वो इंडिविजुअल रेजिडेंट भी होना चाहिए, यानी नॉन रेजिडेंट है तो नहीं मिलेगा। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। पहली बात इंडिविजुअल और वो भी रेजिडेंट को मिलेगा। सर ये याद करना है? हाँ सब याद करना है, कहाँ इंडिविजुअल है, कहाँ HUF है, कहाँ इंडिविजुअल है, सिर्फ सब याद करना है। दिक्कत जी जी दिक्कत तो है, याद तो करना पड़ेगा। चलो, तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा? कहते हैं 50% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, जो भी आपने अमाउंट किया उसका आधा कर लो, 25,000 रुपए रख लीजिए, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम हो उसकी डिडक्शन मिलेगी। जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका आधा कर लीजिए और 25,000 रख लीजिए, विच एवर इज लोअर, इसकी डिडक्शन मिलेगी। किसको मिलेगी? पहले कहते हैं वो असेसी न्यू रिटेल इन्वेस्टर होना चाहिए। न्यू रिटेल इन्वेस्टर होना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब वो ब्रोकर वोकर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? ब्रोकर का तो काम ही है लॉट में शेयर खरीदना बेचना, यही सब तो काम, उसका स्टॉक ही, उसका तो शेयर स्टॉक होता है भाई, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर होना चाहिए, न्यू रिटेल, और दूसरी बात नया होना चाहिए। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर होना चाहिए, मेरे आप जैसा आदमी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ऐसा होना चाहिए जिसकी GTI 12 लाख से ज्यादा ना हो, जिसकी GTI 12 लाख से ज्यादा ना हो। ठीक है ना, 12 लाख से ज्यादा वाला GTI वाला आदमी हमको नहीं पसंद है। अच्छा, असेसी इसका बेनिफिट कब तक ले सकता है? तो वो 3 कंसेक्टिव ईयर में इसका डिडक्शन ले सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 कंसेक्टिव ईयर? कहते हैं वो 3 साल तक इसका, इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है। अभी मैं बताऊंगा कब से वो चालू है, सुनिएगा। फिर वो कहते हैं क्या कि अच्छा ये जो शेयर हम खरीद रहे हैं इस स्कीम के अंदर, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में, क्या उसका कोई लॉक इन है क्या? कहते हैं हाँ, उस जो भी शेयर आप खरीदोगे, यूनिट्स खरीदोगे, उसको आप 3 साल तक बेच नहीं सकते, उसको आप 3 साल तक बेच नहीं सकते। अब सुनिएगा, न्यू रिटेल इन्वेस्टर शैल बी एलिजिबल। अच्छा सर, न्यू रिटेल इन्वेस्टर का मतलब क्या? रिटेल मतलब समझे, ब्रोकर की बात नहीं हो रही है। न्यू मतलब नया नया एकदम स्टार्ट किया हो, ट्रेडिंग वेडिंग, नया नया डीमेट अकाउंट खुला हो, इस टाइप से कह सकते हो। ठीक है, मोटा मोटी समझने के लिए। ठीक है, नो न्यू रिटेल इन्वेस्टर शैल बी एलिजिबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 18-19। असेसमेंट ईयर 18-19, प्रीवियस ईयर कौन सा? 17-18। सर 17-18 तो ये तो साल भी गया, इसकी तो रिटर्न भी जा चुकी, इसका तो हमारा पेपर भी नहीं हो रहा, हमारा पेपर तो हो रहा है 19-20 असेसमेंट ईयर के लिए। ठीक है, हाउएवर, तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी नया रिटेल इन्वेस्टर 17-18 से, प्रीवियस ईयर 17-18 से एलिजिबल नहीं है सेक्शन को लेने के लिए, इसलिए मैंने कहा सेक्शन खत्म हो चुका है। हाउएवर एन असेसी हु हैज क्लेम्ड डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 17-18, यानी प्रीवियस ईयर 16-17 and earlier years shall be allowed deduction under this section till assessment year 19-20। बात समझ में आ रही है? अब 19-20 असेसमेंट ईयर मेरा तो है ना, बात समझ में आ रही है? जिसने 16-17 में लिया होगा, सपोज करना 16-17 में जिसने लिया होगा, 17-18, 18-19, ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, जिसने प्रीवियस ईयर 16-17 में लिया होगा, ठीक है, उसने अगर इन्वेस्टमेंट 17-18 में की और 18-19 में भी की, ठीक है, तो उसको, पुराने वाले को 18-19 तक बेनिफिट है, इसके बाद नहीं मिलेगा, अब इसके आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन कहते हैं इसके बाद तो नहीं मिलेगा, लेकिन बस ये लास्ट ईयर इसने 16-17 में लिया होगा, 3 साल तक ले सकता है वो, तो एक इसमें इन्वेस्टमेंट करके लिया होगा, इसे इसमें इन्वेस्टमेंट करके लिया होगा, और एक इसमें इन्वेस्टमेंट करके ले सकता है। तो 18-19 में अगर किसने राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट की है, और ऐसा इन्वेस्टर जो पहले से कर रहा है, 16-17 में से भी किया है, 17-18 में भी किया, 18-19 में भी कर रहा है, 3 साल ले सकता है, और उसका तीसरा साल है, उसका मजा ले रहा है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी TCCG की, नए वाले को नहीं मिलेगी फ्रॉम प्रीवियस ईयर 17-18, उसके बाद नहीं मिलेगी, यानी नया कोई असेसी इसमें बेनिफिट नहीं ले सकता। तो ये बात समझ में आती है क्या? पहली बात, कैसे मिलता है डिडक्शन? कह रहे जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया हो, 50,000, 50 नहीं लगता, 60,000 किया हो तो क्या कर लो, सबसे पहले इसका आधा कर लो, तो 30,000 और 25,000, दोनों में से जो भी कम हो, कितना मिलेगा? 25,000। अगर मान लीजिए जैसे 25,000 ही किया है तो 12,500 रख लीजिए, आधा कर लीजिए उसका, और 25,000 कितना मिलेगा? 12,500। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? तो इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट ले सकता है। क्यों रेलेवेंट नहीं है? क्योंकि ये सेक्शन अब नया कोई ले नहीं सकता, इस वजह से। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट था, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ। सेक्शन 80D, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 80D। ठीक है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। किन किन बातों के लिए डिडक्शन मिल रही है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोलते हैं इसको, बताता हूं मैं, इसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोलते हैं। ठीक है,
इसको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोलते हैं, बात समझ में आती है, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम तो बोलते ही बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम, उसमें अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है उसकी बात कर ली। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, आप अपना पीरियोडिकली हेल्थ का चेकअप कराते हो उसकी बात कर ली। और मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब आपने इलाज कराया उस पर आपने अगर खर्चा किया है तो उसकी डिडक्शन देने की बात हो रही है। समझ में आ रही बात? समझ में? जी सर। सुनिएगा, किसको किसको मिलेगा डिडक्शन। अब यहाँ पर इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को डिडक्शन मिलेगी। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों को डिडक्शन मिलेगी, ठीक साहब। फॉर होम, तो कहते हैं इंडिविजुअल को खुद के लिए, स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए है। हाँ, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मिलेगी, कैसा भी चिल्ड्रन नहीं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन जो आप पे आश्रित है, ठीक है। सुनिएगा, एचयूएफ के लिए बात करें तो एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, कोई भी मेंबर एचयूएफ का, उसके लिए डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे किया जाएगा, कहते हैं एनी मोड अदर देन इन कैश, यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देना है तो भी आपका कैश के अदरवाइज होना चाहिए, ठीक है ना। अदर देन मतलब कैश के अदरवाइज होना चाहिए, यानी चेक वेक से होनी चाहिए पेमेंट। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें। लेकिन हाँ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है उसके लिए आप चाहो तो कैश में पेमेंट कर सकते हो, बट पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी मेड इन कैश। आप चाहो तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पेमेंट कैश में कर सकते हो, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए बहुत ज्यादा लिमिट भी नहीं दी उन्होंने, 5,000 बोला बस। कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपये बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुनिएगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन मिलेगा साहब, तो देखिएगा पर्टिकुलर्स, यहां लिखा मैंने इंडिविजुअल, यहां लिखा मैंने एचयूएफ, ठीक है। तो इंडिविजुअल में दो पार्ट हैं, एक है सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। एक अलग कर दो पूरा, सेल्फ खुद, बीवी बच्चा, खुद बीवी और बच्चा, इसको अलग कर लो। पेरेंट्स को अलग रख लो। और भाई एचयूएफ के लिए तो एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, उसकी बात कर ली हमने। अब बात करते हैं सबसे पहली बात मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर लूं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन इंडिविजुअल को इंडिविजुअल केस में क्या उसको मिलेगी, कहते हैं हाँ, मतलब अपने खुद के लिए पे कर रहा है तो मिलेगी क्या, स्पाउस के लिए कर रहा है तो मिलेगी क्या, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कर रहा है तो मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी। मम्मी पापा के लिए कर रहा है तो भी मिलेगी। और अगर एचयूएफ अपने भी किसी भी मेंबर के लिए कर रही है तो भी मिलेगी। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसमें इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए तो मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी। पेरेंट्स के लिए तो नहीं मिलेगी। और एचयूएफ करना चाहे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, किसी मेंबर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा साहब, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मिलेगी, यस। क्या पेरेंट्स के लिए मिलेगी, यस, उनके चेकअप के लिए मिलेगी। लेकिन एचयूएफ को किसी भी मेंबर का चेकअप कराने के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी साहब। अच्छा, मैक्सिमम डिडक्शन की बात कर लो, कितना डिडक्शन मिलेगा मेडिकल इंश्योरेंस यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में कंट्रीब्यूशन करने के लिए और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा के, ठीक है। तो फिर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है। सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इन तीनों को मिला के 25,000 तक, पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000, और अगर एचयूएफ की बात करें तो उसको सिर्फ 25,000। बात समझ में आती है? एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ 25,000, बात समझ में आती है? ठीक साहब। अच्छा, एचयूएफ के पास ऑप्शन भी तो एक ही है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, और तो ऑप्शन भी नहीं है। जी सर, और ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, फिर से देखना ध्यान से। इंडिविजुअल को मैंने दो पार्ट किया, किसको किसको मिलेगी ये देख लिया आपने, इंडिविजुअल और एचयूएफ को, एक इंडिविजुअल को और एक एचयूएफ को, दो पार्ट किया ना। तो अब नीचे आ जाइए, मैंने एक लिखा इंडिविजुअल, एक लिखा एचयूएफ। अब इंडिविजुअल में मैंने दो पार्ट किए, खुद बीवी और बच्चा, खुद बीवी और बच्चा, और मम्मी पापा को अलग, पेरेंट्स को अलग कर दिया। और एचयूएफ में तो एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ। अच्छा, खुद बीवी बच्चा, इनके लिए क्या हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर खर्चा कर सकते हैं, एचआईपी ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले सकते हैं, कहते हैं यस ले सकते हैं। पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, कहते हैं यस ले सकते हैं। और एचयूएफ, जी वो भी ले सकता है। क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, कहते हैं हाँ, खुद इंडिविजुअल कर सकता है, इंडिविजुअल कर सकता है खुद के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और बीवी के लिए भी, और पेरेंट्स के लिए भी, सॉरी
माफी चाहता हूँ, और पेरेंट्स के लिए नहीं कर सकता, ठीक है। हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन फॉर पेरेंट्स पर्पस के लिए नहीं कर सकते। और एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ के लिए, एचयूएफ चाहे कंट्रीब्यूशन करना सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में तो उसके लिए अलाउड नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करें अगर, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे इंडिविजुअल खुद के लिए, बीवी बच्चों के लिए खर्चा कर सकता है, साथ में साथ पेरेंट्स पे भी खर्चा कर सकता है, लेकिन एचयूएफ कोई प्रकार का खर्चा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे नहीं कर सकता। तो सर ये मैं पूछना चाहता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इन तीनों को मिला के कितनी डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम? तो कहते हैं खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए 25,000, मम्मी पापा यानी पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000, और एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ अगर कर रहा है तो उसको 25,000। बात समझ में आती है? जी सर बात समझ में आती है। फिर हमने लिखा आगे प्लस, प्लस साथ में देखिएगा प्लस, प्लस क्या? प्लस कहते हैं एडिशनल डिडक्शन व्हेन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं? जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो, तो उस केस में 25,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिएगा मैं ये कह रहा हूं इन तीनों में से अगर कोई भी पर्सन, मतलब सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इन तीनों में से कोई भी पर्सन अगर 60 इयर्स और मोर का हो, 60 इयर्स और मोर का हो, तो 25,000 की डिडक्शन अलग से मिल सकती है, प्रोवाइडेड दैट, फ्लैट नहीं है, प्रोवाइडेड आपने खर्चा भी उतना किया हो यार, मतलब अमाउंट स्पेंट और ये जो लिमिट्स है विच एवर इज लोअर, वो वाली बात समझ में आती है क्या? 25,000। अच्छा, पेरेंट्स में से अगर कोई 60 इयर्स और मोर का हो तो उसके लिए अलग से 25,000, ठीक है। सिमिलरली एचयूएफ में जिसके लिए लिया है, एचयूएफ में जिन लोगों के लिए लिया है, अगर उन लोगों में से कोई पर्सन 60 साल या उससे ज्यादा का हो तो उसके लिए 25,000। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर बात समझ में आती है। यहां तक बात समझ में आई? बिल्कुल सर। अच्छा अब एक चीज सुनिएगा, अब ध्यान से देखिए इसको मैंने क्या लिखा है, ये तीनों मिला के और ये एडिशनल मिला के ए है, सॉरी ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये मिला के, और अगर 60 मतलब खुद, मतलब जो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल केस में क्या है, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स अलग से, उनमें से कोई भी अगर पर्सन 60 साल का है तो 25,000 का अलग से दिया हुआ है, 25,000 अलग से दिया हुआ है, ठीक है। और एचयूएफ के केस में भी अगर कोई पर्सन जिसके लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा लिया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जिसके लिए लिया है अगर वो 60 साल उससे ज्यादा का है तो 25,000 उसको भी अलग से दे रहे हैं। मैंने कहा इन सबको, इन चारों को मिला के मैंने लिखा है ए, ठीक, इन चारों को मिला के लिखा है मैंने ए। अब पढ़ेगा बी, बी एकदम सेपरेट चीज है। क्या लिखा हुआ है? मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन किसे बोलते हैं? वेरी सीनियर सिटीजन, जो 80 इयर्स और मोर का हो, एंड मेडिकल प्रीमियम नॉट पेड फॉर सच पर्सन। क्या है सुनो मैं बताऊं, जो पर्सन 80 साल के हो जाते हैं ना, उनका, जो पर्सन 80 इयर्स का हो गया है उसका इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करती, क्योंकि उन कंपनियों को घाटा होगा, वो कंपनियां डूब जाएंगी भैया। 80 साल का आदमी है, वो हमेशा ही बीमार पड़ेगा यार, वो तो अब मतलब हॉस्पिटल में ही मान के चलो कि उसका रहेगा आना जाना, ठीक है ना, उठना बैठना रहना सब उसकी सेवा वो हॉस्पिटल में ही होनी है। तो ऐसी मतलब कंपनियां कभी भी 80 साल या उससे ज्यादा के लोगों का बीमा नहीं करती, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देती हेल्थ इंश्योरेंस का, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में ही रहने वाला है अब, ठीक है। तो इसलिए वो तो कंपनियां डूब जाएंगी, तो ऐसे लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता तो क्या ऐसे मतलब ऐसे लोगों को माँ बाप, ऐसे माँ बाप को या फिर जो भी है लोग उठा के बाहर ना फेंक दें, उनकी सेवा सरकार करते रहे। तो गवर्नमेंट ने एक प्रयास किया, उन्होंने कहा इनको टैक्स में छूट दो, कम से कम उसी लालच से ये लोग करते रहेंगे अपने माँ बाप की सेवा। बात समझ में आती है क्या? एक्चुअली में ऐसा नहीं होता भाई, माँ बाप है, सेवा तो सभी करते हैं यार, मतलब करना ही पड़ेगा। वो आपके माँ बाप ने आपको परवरिश दी है, इतना पाल पोस कितना बड़ा किया, आज उनको जरूरत है तो आप गायब, है ना। तो लोग करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मतलब ये तो करेगा ही करेगा आदमी, कुछ कमीने लोग होते हैं नहीं भी करते होंगे, लेकिन ठीक है, मतलब ये आदमी करेगा ही करेगा। लेकिन एक गवर्नमेंट सपोर्ट के रूप में कि चलो यार हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी इस चीज़ को समझते हैं, गवर्नमेंट उस पर हरासमेंट नहीं करती, थोड़ा टैक्स वैक्स का रिलीफ दे देती है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल साहब। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग 80 ईयर्स और मोर के जाते हैं उनका कंपनियां इंश्योरेंस नहीं देती, उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करती, पीछे भागती हैं वो कि साहब मेरे तो पैसे डूब जाएंगे, मैं नहीं करने वाली। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने अलग से दिया, उन्होंने कहा कि भैया अगर खुद
स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन में से कोई भी पर्सन ऐसा है जो 80 ईयर्स और मोर का है तो 50,000 की डिडक्शन, ठीक है। और अगर पेरेंट्स में से कोई भी पर्सन 80 ईयर्स का है तो 50,000 की डिडक्शन अलग से। अच्छा, मम्मी भी 80 की है, पापा भी 80 के हैं तो 85,000 है, 50-50 नहीं है ठीक है 50-50 नहीं है, 50,000 है टोटल। और यहाँ पे भी वही चीज़, एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ जिसके लिए मतलब उसका अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है तो 50,000 रुपये। लेकिन यहाँ देखिएगा मेडिकल एक्सपेंडिचर लिखा है, मेडिकल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, सिर्फ 80 साल होने से नहीं होता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर होना भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कहते हैं ए और बी दोनों जोड़ के, ए और बी दोनों जोड़ के मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 50,000, 50,000, 50,000। एक झटका और, रुकिए अभी वो बात खत्म नहीं हुई, एक झटका और। कहते हैं एग्रीगेट पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, पूरा मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, चाहे खुद के लिए, चाहे स्पाउस के लिए, चाहे डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, चाहे पेरेंट्स के लिए, कैन नॉट एक्सीड 5,000। क्योंकि आपको याद है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट किस में कर सकते हैं? कैश में कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कैश में कर सकते हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं करने देंगे। सुनो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कहते हैं खुद के लिए, मम्मी पापा के लिए, अब बीवी बच्चों के लिए, सब मिला जुला के 5,000 से ऊपर नहीं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को हम 5,000, अच्छा चेक से पेमेंट किया हो तो भी 5,000 से ज्यादा नहीं। बात समझ में आ रही है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 फिक्स कर दो, सबका मिला के, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेरेंट सब मिला के 5,000, सब मिला के 5,000। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000, ठीक है। फिर से ये सेक्शन देखते हैं फटाफट, फिर से एक बार देखते हैं सेक्शन, थोड़ा क्लैरिटी आएगी। 80D क्या क्या करना है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लीजिए, उसका प्रीमियम दीजिए, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कराइए और उसका प्रीमियम भरिए, ये चीज़। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन कीजिए, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराइए, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिजेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट डिडक्शन कब मिलेगी? केवल और केवल तब जब पर्सन कैसा हो? 80 ईयर्स और मोर का हो, ठीक है, तभी मिलेगी मेडिकल ट्रीटमेंट की डिडक्शन, अदरवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिजेंट है, ये तभी मिलेगी जब पर्सन 80 ईयर्स और मोर का हो, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। किसको मिलेगी? इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी, इसके अलावा किसी तीसरे को नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल को किसके किसके लिए मिलेगी? सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मिलेगी, ठीक है ना। चिल्ड्रन कैसा होना चाहिए? डिपेंडेंट होना चाहिए। एचयूएफ की बात करें तो एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ के लिए मिलेगी, ठीक। आगे आ जाइए, कहते हैं पेमेंट कैसे करना है? तो कहते हैं एनी मोड अदर देन इन कैश करना है, ठीक है ना। एनी मोड अदर देन इन कैश करना है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पेमेंट कर सकते हैं कैश में, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कितना पेमेंट कर सकते हैं? सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट सब मिला के 5,000, सब मिला के 5,000, उससे ऊपर आप पेमेंट नहीं कर सकते। अब सुनेगा अमाउंट ऑफ डिडक्शन, तो मैंने क्या कहा? इंडिविजुअल अलग रख लीजिए, एचयूएफ अलग रख लीजिए। इंडिविजुअल में बनेंगे दो पार्ट, इंडिविजुअल में बनेंगे दो पार्ट। कौन कौन से दो पार्ट? सुनिएगा, पहला सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन अलग कर लीजिए, पेरेंट्स अलग कर लीजिए, और मेंबर को अलग कर लीजिए इन केस ऑफ एचयूएफ। अब सुनिएगा मेरी बात, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करूं अगर मैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए तो भी डिडक्शन मिलेगी, पेरेंट्स के लिए तो भी डिडक्शन मिलेगी, और अगर एचयूएफ एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ के लिए लेता है तो भी डिडक्शन मिलेगी। कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन करने की बात करें तो सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मिलेगी, पेरेंट्स के लिए नहीं मिलेगी, और एचयूएफ को भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए तीनों को डिडक्शन, मतलब सॉरी तीनों को मतलब सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मिलेगी, पेरेंट्स के लिए भी मिलेगी, और एचयूएफ को डिडक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा, इन तीनों को मिला के कितना मिल सकता है? इन तीनों को मिला के कितना डिडक्शन मिल सकता है? इसको, इसको और इसको, तीनों को मिलाकर कितना डिडक्शन मिल सकता है? 25,000 सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000 मिल सकता है, और एचयूएफ की बात करें तो उनको सिर्फ 25,000 रुपए मिल सकता है। अच्छा, आगे बात करते हैं, कहते हैं प्लस अगर सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये कॉलम किसका है? सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का। सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन में से कोई पर्सन ऐसा है जो 60 ईयर्स और मोर का है, तो उसके लिए 25,000 रुपए का अलग से डिडक्शन, ठीक है। सिमिलरली पेरेंट्स में से, ये पेरेंट्स का ब्लॉक है, पेरेंट्स में से अगर कोई पर्सन 60 ईयर और मोर का है तो उसके लिए 25,000 की अलग से डिडक्शन, ठीक है। और एचयूएफ की बात करें तो एचयूएफ में जिसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है, अगर वो पर्सन 60 ईयर्स और मोर का है तो फिर उस केस में 25,000 की अलग से डिडक्शन इसको मिलेगी। अच्छा, अब क्या कहते हैं? तो 25 ये प्लस 25 ये, यानी यहां तक का 50
ठीक है, बी में आ जाइए। अब कहते हैं सेल्फ स्पाउस, यहाँ पे आ जाइए। सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन में से कोई पर्सन अगर 80 इयर्स का है, उसके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं जा रहा है, मेडिकल प्रीमियम नहीं जा रहा है, नॉट पेड, ठीक है ना, कोई मेडिकल प्रीमियम नहीं जा रहा है, तो 50,000 डिडक्शन इसको मिल सकता है। अगर पेरेंट्स के केस में भी वही चीज, पेरेंट्स में से अगर कोई पर्सन 80 इयर्स और मोर का है और उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं जा रहा है, तो 50,000 की डिडक्शन मिल सकती है। और यहाँ पे 50,000 की डिडक्शन मिल सकती है। वही सेम चीज है कि अगर एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ ने अगर लिया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं जा रहा है, ठीक है, और वो इलाज कर रहा है, मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा है, तो 50,000 की डिडक्शन यहाँ मिल सकती है। ठीक है, ए और बी अगर दोनों जोड़ दें तो मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी 80D में मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 ही मिलेगी। 80D में मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 ही मिलेगी। बात समझ में आती है क्या? हाँ, इंडिविजुअल अगर एचयूएफ के लिए तो 80D में मैक्सिमम डिडक्शन 50,000, उससे ऊपर मिल नहीं सकती। अगर हम बात कर लें इंडिविजुअल की तो 50 इधर और 50 इधर, मैक्सिमम ये मिल सकती है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, 50-50 ऐसे नहीं। समझ में आया ना आपको बात को? तो ऐसे मिल सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो चाहे सेल्फ के लिए, चाहे स्पाउस के लिए, चाहे डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, चाहे पेरेंट्स के लिए, सब ले दे के 5,000 से ऊपर नहीं जा सकता। और वो 5,000 भी आप चाहो तो कैश में पे कर सकते हो। बात समझ में आती है क्या? जी सर, बात समझ में आती है। अच्छा, यानी बी जो है, बी वाला पॉइंट जो है वो एकदम अलग है। ठीक है, बी वाला पॉइंट जो है वो एकदम अलग है। बी वाला पॉइंट किस केस में है? जब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपका नहीं जा रहा है और पर्सन 80 इयर्स और मोर का है, नहीं जाता है। बेसिकली कंपनी ऐसे लोगों का इंश्योरेंस नहीं करती, ठीक है, और 80 इयर्स और मोर का पर्सन है और जो मतलब और उसका इलाज भी हो रहा है और इलाज आप करा रहे हो, ठीक है ना, मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हो, तो उस केस में तो जो भी आप अमाउंट खर्चा कर रहे हो और जो लिमिट्स हैं उनमें से जो भी लोअर है उसकी रिडक्शन आपको मिलेगी। बात समझ में आती है क्या? इस पे आप सवाल प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस पे सवाल आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सर सवाल करा दूँ ना? एक करा दूँ? जी सर करा दो ना। नहीं कराऊंगा, होमवर्क दिया था आप ही करोगे। ठीक, होमवर्क दिया था आप ही करोगे। सर आप बहुत गंदे हो। जी गंदा हूँ। आ जाओ सेक्शन 80DD। सेक्शन 80DD सुनिएगा क्या कहते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट रिलेटिव। कितनी बात लिख दी? हैंडीकैप्ड। पहली बात वो पर्सन क्या है? विकलांग है। दूसरी बात वो डिपेंडेंट है, आप पे आश्रित है। तीसरी बात वो रिलेटिव है। अब सबका मतलब है हैंडीकैप, डिपेंडेंट, रिलेटिव, ठीक है ना। सुनिएगा, किसको मिलेगी डिडक्शन? रेजिडेंट को मिलेगी, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को मिलेगी। कितनी मिलेगी? फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। फ्लैट कितनी? नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपए। ठीक, नॉर्मल डिसेबिलिटी किसे कहते हैं? मैंने बताया था, अगर बॉडी का 40% टू मतलब 40% या इससे ज़्यादा का हिस्सा काम नहीं करता बट 80% से कम, तो उसे नॉर्मल डिसेबिलिटी बोलते हैं। और 80% या उससे ज़्यादा का हिस्सा काम नहीं करता तो फिर उसे सीवियर डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो इतनी फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। फ्लैट का क्या मतलब होता है अभी बताते हैं कैसे। सुनो क्या लिखा हुआ है। उस पर्सन को अगर आप मेंटेन करने में assessee should incur expense on medical treatment या फिर डिपॉजिट कर रहा है अगर कोई भी अमाउंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ सच हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव, तो फिर आपको डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, कितना अमाउंट आप खर्चा कर रहे हो? कितना अमाउंट आप खर्चा कर रहे हो, कितना एक्सपेंस कर रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट पे, इससे लेना देना नहीं है। कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो उस हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव के मेंटेनेंस के लिए, इससे भी लेना देना नहीं है। आपको फ्लैट डिडक्शन कितनी मिलेगी? नॉर्मल और सीवियर में, नॉर्मल में 75 और सीवियर में 1,25,000। हाँ, करना जरूर कुछ है, कुछ ना कुछ तो आपको इंकर करना है, ठीक है ना। कुछ इंकर करो। आप 50,000 भी कर रहे हो, आप 10,000 भी कर रहे हो, आप 5,000 भी कर रहे हो, तो उससे लेना देना नहीं है। आप कुछ भी खर्चा करो, थोड़ा मोड़ा भी आप उसको मेंटेन करने में खर्चा करो। साल का 75,000 नॉर्मल में और 1,25,000 आपको सीवियर केस में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। कुछ भी अमाउंट आप डिपॉजिट करो, कितना करो उससे लेना देना नहीं। आप 1,000 रुपये ही करो डिपॉजिट, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप इतना जितना डिडक्शन मिल रहा है उतना अमाउंट डिपॉजिट करो। कुछ आप खर्चा करो, आपको डिडक्शन मिलेगा। बात समझ में आती है? किसको मिलेगा? उस पर्सन को मिलेगा जो उस हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव को मतलब उसका मेंटेनेंस कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है। बात समझ में आती है? उसको मिलेगा। जिसके ऊपर वो हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव डिपेंडेंट है उसको मिलेगा। बात समझ में आती है क्या? जी सब। अब यहाँ पे बात आई हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव। तो हैंडीकैप का मतलब तो हम समझ लिए, नॉर्मल डिसेबिलिटी, सीवियर डिसेबिलिटी, समझ में आ गया। डिपेंडेंट का मतलब भी हम समझ लिए कि उसके ऊपर आश्रित है। और रिलेटिव का मतलब अब जानना है, तो रिलेटिव देखिए किसे कहते हैं। इंडिविजुअल के केस में स्पाउस, अगर बीबी आपकी अपाहिज है तो वो आपके ऊपर
डिपेंडेंट है और उसके मेंटेनेंस पे अगर आप कुछ भी खर्चा कर रहे हो या उसके इलाज में कुछ भी खर्चा कर रहे हो तो फ्लैट 75,000 और एक 25 मिलेगा। ठीक है, ब्रदर की बात कर लेते हैं। भाई अगर आप पे डिपेंडेंट हैंडीकैप रिलेटिव है तो, सिस्टर बहन की बात, चिल्ड्रन बच्चे में से अगर कोई है तो मदर और फादर, ठीक है, मम्मी और पापा, इन लोगों को ले लिया हमने। और एचयूएफ के केस में एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ यहाँ पे। ठीक है, समझ में आती है बात? जी सर, यहाँ बात समझ में आती है। जैसे हमने ये सेक्शन किया 80DD, हम एक सेक्शन और करना चाहेंगे 80U। आ जाइए जरा। कहते हैं सेक्शन 80U में डिडक्शन फॉर हैंडीकैप असेसी। अब असेसी खुद हैंडीकैप है लेकिन वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सुनिए क्या कहते हैं, असेसी को खुद डिडक्शन मिलेगी क्या? कहते हैं जी, अगर असेसी खुद हैंडीकैप है, ठीक है, और उसकी कुछ इनकम है। यहाँ पे ऊपर क्या था हमने, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव, वो पर्सन जो उस हैंडीकैप रिलेटिव को मतलब मेंटेन कर रहा है, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो जो पर्सन मेंटेन कर रहा है, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, उसको डिडक्शन दे रहे थे 75 और 125 का। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उस हैंडीकैप असेसी को ही डिडक्शन देंगे अगर उसकी खुद की इनकम है तो। अगर मान लो भले हैंडीकैप है लेकिन अगर वो कुछ इनकम खुद अर्न कर ले रहा है तो उसको डिडक्शन देगी कि गवर्नमेंट कितना देगी। एलिजिबल असेसी कौन है? रेजिडेंट इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, वही अपाइज हो सकता है। एचयूएफ अपाइज तो हो नहीं सकती। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है, इसीलिए रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी है तो 125 की फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। अब सुनिए ऊपर से नीचे में डिफरेंस क्या है। ऊपर क्या था, उस पर्सन को मिलेगी जो मेंटेन कर रहा है, उस पर्सन को मिलेगी जो मेंटेन कर रहा है। बात समझ में आती है? जी सर, उस पर्सन को मिलेगी जो मेंटेन कर रहा है। कितनी मिलेगी? इतनी मिलती है। ठीक है, फ्लैट डिडक्शन। वहां पे कुछ पैसा डिपॉजिट करना था या कुछ पैसा इंकर करना था इलाज पे, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कुछ तो करना था, ऐसा नहीं था कुछ भी नहीं कीजिए, कुछ कीजिए आपको इतना मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है कि और हो भी जाता है यार, कुछ करना ना करना क्या होता है भैया, डिपेंडेंट है तो कुछ तो खर्चा करोगे उसके ऊपर, उसके मेंटेनेंस पे हो ही जाएगा जब डिपेंडेंट आपके घर में रह रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको अपने ही इलाज पे कुछ खर्चा करना है, मत करो, आपको 75 125 की फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। बात समझ में आती है क्या? जी सर, यहाँ पे असेसी उसको खुद दे रहे हैं, वहाँ पे रिलेटिव है, रिलेटिव का भी मीनिंग वहाँ बता रखा है। तो बात समझ में आ रही है? नॉर्मल में 75 और सीवियर में 125 फ्लैट डिडक्शन ऊपर भी है नीचे भी है। वहां किसको मिल रही है? जो पर्सन मेंटेन कर रहा है उस हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव को। और यहाँ पे किसको है? उस खुद असेसी को ही है, अगर असेसी की खुद की इनकम है तो। ये सेक्शन हमने यहाँ पर कर लिया। अब आ जाइए ऊपर वापस सेक्शन 80DDB में, दिल दहराने वाली बीमारियां मैंने बता रखा है आपको। क्या कहते हैं सुनिएगा, सेक्शन 80DDB इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिजीज। स्पेसिफाइड डिजीज के मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। सुनिएगा क्या कहते हैं, एलिजिबल असेसी, कौन कौन से असेसी एलिजिबल हैं? तो रेजिडेंट, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, सुनेगा अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन मिलेगा? कौन एलिजिबल है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को मिलेगा, वो रेजिडेंट होना चाहिए। अब अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा? कहते हैं कितना एक्चुअल एक्सपेंस आपने किया है ट्रीटमेंट पे। अब स्पेसिफाइड डिजीज है, अब डिजीज कौन कौन से स्पेसिफाइड है वो नहीं बताया, लेकिन मैं बताता हूँ। आप अगर बेयर एक्ट पढ़ोगे मतलब इसका लिस्ट मिल जाएगा आपको, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें ट्रॉमा, कैंसर और मेंटल डिसऑर्डर, इस तरह की बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हैं, टीबी, ट्यूमर, कोलेसिस, ऐसे करके बहुत सारी बीमारियां उसमें लिखी हुई है। ठीक है ना, तो जितना हम लोग को पता भी नहीं वो सारी बीमारियां हैं उसमें, तो वो सब, एड्स है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं। तो स्पेसिफाइड डिजीज है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, बीमारी स्पेसिफाइड डिजीज का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो फिर आपको डिडक्शन मिलेगा। किसको मिलेगा? रेजिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा। एक्चुअल एक्सपेंस और ट्रीटमेंट पे जो आपने खर्चा किया उसको रख लीजिए, कितना खर्चा आपको बीमारी पे हो गया वो रख लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम 40,000 और 1 लाख रुपए यहाँ पर लिख दिया गया है कि 40,000 या फिर 1 लाख रुपए में से जो भी होगा वो यहाँ रख लीजिएगा। सर 40 कब 1 लाख बताता हूँ अभी, ठीक है, वो रख लीजिएगा। दोनों में से देख लीजिए क्या कम है वो रख लीजिए यहाँ पर। दोनों में से मतलब जितना अमाउंट आपने एक्चुअली खर्चा कर दिया साल भर में ट्रीटमेंट में वो रख लीजिए। 40,000 या 1 लाख में से एक लिमिट में बताऊंगा वो रख लीजिए। दोनों में से जो भी कम हो वो आ गया। अब अगर आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस है और आपकी बीमारियां चल रही हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो आपको जरूर प्रीमियम मतलब कुछ क्लेम मिला होगा इंश्योरेंस का, तो कहते हैं उस इंश्योरेंस क्लेम को रख लीजिए।
यहाँ पे उस इंश्योरेंस क्लेम को रख लीजिए, उसको घटा लीजिए, ये अमाउंट जो है आपका वो आपको डिडक्शन के रूप में अलाउ किया जाएगा। तो एक्चुअल एक्सपेंस जो आपने ट्रीटमेंट में खर्चा किया वो रख लीजिए, 40 या 1 लाख में से एक लिमिट में बताऊंगा वो रख लीजिए, दोनों में से जो भी कम हो वो रख लीजिए। अब इस अमाउंट यही आपको डिडक्शन मिलने वाली थी, लेकिन इसमें से जो अमाउंट आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम के रूप में वापस कर दिया है वो अमाउंट घटा लीजिए, बचा हुआ आपका अमाउंट ऑफ डिडक्शन बन जाएगा। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर। अच्छा, कब 40? कहते हैं अगर नॉर्मल केस है तो 40, नॉर्मल केस मतलब 60 साल से कम का आदमी है। अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो भी 1 लाख। ठीक है, तो बात समझ में आती है कब 40 और कब 1 लाख? 40 तब जब 60 ईयर्स से कम का आदमी है, ठीक है ना, और अगर 60 ईयर या फिर मोर है, 80 भी है या फिर 60 है, 60 ईयर और मोर है, सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, तो 1 लाख लिमिट यहाँ पर है, वो रख लीजिएगा। बात समझ में आती है क्या? अमाउंट ऑफ ट्रीट, जितना साल भर आपने खर्चा किया है ट्रीटमेंट पे वो रख लीजिए, 40 या 1 लाख में से एक लिमिट रख लीजिए, दोनों में से जो भी कम वो रख लीजिए, जितना इंश्योरेंस क्लेम मिला वो घटा लीजिए, ये आपका जो फाइनल अमाउंट है ये डिडक्शन के लिए आपका एलिजिबल है। अब सुनिएगा, assessee should incur expenditure on treatment of specified disease for इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल खुद का इलाज करा रहा है, डिपेंडेंट रिलेटिव का इलाज करा रहा है। ठीक है, अब डिपेंडेंट रिलेटिव का मतलब वही स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। बात समझ में आ रही? पेरेंट्स में मम्मी और पापा दोनों। ठीक है, और यहाँ साफ साफ लिख दिया डिपेंडेंट रिलेटिव, ये आपके ऊपर क्या होने चाहिए? आश्रित होने चाहिए, आश्रित होने चाहिए। अगर आश्रित नहीं है, इनकी खुद की इनकम है, तो भैया सेल्फ है ना, तो भी 80 DDB में ही डिडक्शन मिलेगी, लेकिन सेल्फ वो खुद ही ले लेगा अपनी इनकम में से। ठीक है, बात समझ में आती है? डिपेंडेंट अगर नहीं है आपके ऊपर तो की बात हो रही है। ठीक है, और अगर HUF है तो एनी मेंबर ऑफ HUF की बात कर लेते हैं, प्रोवाइडेड वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, ओके सर, ATU हमने पढ़ लिया, समझ में आया क्या? जी सर, समझ में आया। अब आ जाइए अगला सेक्शन 80। सर सांस तो ले लो, इतना तेजी तेजी पढ़ा रहा हूँ, और क्या तेजी नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे ही चलता रहेगा है? बिल्कुल तेजी तेजी पढ़ेंगे। सेक्शन 80E, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड। बहुत देर हो गया है, बीमारियां पढ़ते पढ़ते हैं। 80C पढ़ा हमने, बहुत सारी उसमें LIC की बातें पढ़ी। ठीक है, PPF, LIC, SPF, RPF, नाबार्ड, ठीक है, यूनिट उसका पेंशन स्कीम ऑफ UTI म्यूचुअल फंड, और उसके बाद हमने नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ UTI म्यूचुअल फंड, FD, टैक्स सेविंग FD, सुकन्या समृद्धि योजना, स्टैम्प ड्यूटी, बहुत सारी बातें पढ़ी। 80CC पढ़ा हमने, इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन फंड। 80CCD पढ़ा हमने, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू NPS अटल पेंशन योजना या न्यू पेंशन सिस्टम की बात कर ली हमने, NPS की बात बेसिकली। 80CCD, 80CCD के बाद 80CCE पढ़ा कि 1.5 लाख होगा, किसको किसको मिला के? 80C, CCC और CCD1, 3 मिला के 1.5 लाख से ऊपर नहीं होगा। उसके बाद हमने पढ़ा 80D, 80D में पढ़ा हमने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वो पढ़ा हमने 80D। 80D के बाद 80DDB पढ़ा हमने, तो वही स्पेसिफाइड डिजीज की बात पढ़ ली हमने, स्पेसिफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट है। ठीक है, उसके बाद 80DDB पढ़ लिया। 80DD तो पढ़ा, 80DD मतलब डिपेंडेंट रिलेटिव है। ठीक है, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव की बात कर ली, 75,000 और 125 अगर आप मेंटेन करते हो कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके ऊपर आपका रिलेटिव है और आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उस केस में। और 80U हमने पढ़ लिया, 80U पढ़ लिया हमने, तो उसके अंदर वो पढ़ा कि खुद ही अगर वो आप डिपेंडेंट नहीं है, उसकी खुद की इनकम है, तो फिर उसमें उसको मिलेगी 75 और 125, फिर उनको नहीं मिलेगी, डिपेंडेंट नहीं है ना, तो उसके वो नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि इसको भी मिलेगी उसको भी मिलेगी, दोनों में से किसी एक को मिलेगी, या 80DD मिलेगा या 80U मिलेगा। ठीक है ना, या तो उसको मिलेगा जो मेंटेन कर रहा है, या फिर उसको मिलेगा जिसकी खुद की इनकम है और वो खुद हैंडीकैप है। बस समझ में। अब आते हैं, ये हो गया बीमारी बहुत बातें हो गई, अब आते हैं 80E की तरफ। ये क्या है? इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड। अब आप पढ़ने के लिए लोन लिए हुए हो और उस लोन के रिपेमेंट में जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है उसकी छूट की बात कर रहे हैं। सुनिएगा क्या कहते हैं। एलिजिबल असेसी किसको मिलेगा? भाई HUF तो पढ़ेगी नहीं, इंडिविजुअली पढ़ेगा, लॉजिक है ना, इंडिविजुअली पढ़ेगा। तो सुनिएगा, एलिजिबल असेसी किसको डिडक्शन मिलेगी? इंडिविजुअल को मिलेगी। किसके लिए मिलेगी? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। किसको मिलेगी? इंडिविजुअल को मिलेगी, मतलब इंसान होना चाहिए। HUF को नहीं मिल सकती, फर्म को नहीं मिल सकती, AOP को नहीं मिल सकती, AJP को नहीं मिल सकती, कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं मिल सकती, कंपनी को नहीं मिल सकती, ट्रस्ट को नहीं मिल सकती। बात समझ में आती है क्या? जी साहब, उनको नहीं मिल सकती। किसको मिलेगी? इंडिविजुअल को मिलेगी, नेचुरल पर्सन को मिलेगी, ह्यूमन बीइंग को मिलेगी। ठीक है साहब। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितनी डिडक्शन मिलेगी? सुनिएगा,
interest amount for period of 8 consecutive years starting from the year in which the assessee starts paying interest. ठीक है, कहते हैं इंटरेस्ट अमाउंट की रिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, इस तरह से 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स की, मतलब लगातार 8 कंसेक्यूटिव ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच असेसी स्टार्ट्स पेइंग इंटरेस्ट, जिस साल में असेसी ने इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट किया है उस साल से डिडक्शन मिलेगी 8 कंसेक्यूटिव ईयर में। जिस साल से असेसी ने स्टार्ट किया है इंटरेस्ट पे करना उस साल से उसको 8 सालों में उसकी डिडक्शन मिलेगी। अच्छा साहब, कहते हैं डिडक्शन इज अलाउड इफ लोन टेकन फॉर एजुकेशन ऑफ सेल्फ, खुद को पढ़ने के लिए लिया है या अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए लिया है या फिर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लिया है, एंड एनी स्टूडेंट फॉर हुम असेसी इज अ लीगल गार्जियन, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका असेसी लीगल गार्जियन है। लीगल गार्जियन है का क्या मतलब, उसका गार्जियन है एक तरह से। कुल मिला के मान लीजिए कि आपने अगर, अच्छा चिल्ड्रन की बात करूं तो चिल्ड्रन में स्टेप चिल्ड्रन अपने आप आता है, ठीक है ना, स्टेप चिल्ड्रन अपने आप आता है, मतलब चिल्ड्रन में अगर स्टेप चिल्ड्रन है, गोद लिया हुआ है या फिर सौतेला बेटा है तो वो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, उसको अलग से नहीं लिखा है यहाँ पे। लीगल गार्जियन का मतलब ये नहीं कि गोद ले हुए बेटे की बात हो रही है, ठीक है, स्टेप चिल्ड्रन की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सुनेगा मेरी बात, यहाँ पे लीगल गार्जियन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई अपने भाई के लड़के को पढ़ा रहा है या अपनी दीदी के लड़के को पढ़ा रहा है, मतलब किसी ऐसा टाइप से, समझ रहे हो ना, कि मतलब कोई दूसरे का लड़का है लेकिन उसका वो लीगल गार्जियन है, उसको मतलब एक तरह से ऐसा नहीं किसी पढ़ा रहा है, ठीक है ना, रहता वही है बस मैं खर्चा दे रहा हूँ, इस टाइप से नहीं है, मतलब उसका लीगल गार्जियन है एक तरह से, उसी को वो ओन करता है, मेंटेन करता है, सारा वो है और कानूनी तौर पे उसका वो मालिक है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कब होता है ऐसा, जैसे कि सौंप दिया जाता है कई बार, मान लो कि हस्बैंड वाइफ है, दोनों में हस्बैंड वाइफ है, सपोज उनकी डेथ हो गई, अब क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कहीं जा रहे थे, डेथ हो गई, बच्चा है छोटा सा, अब उसको नाना पाल रहे हैं, अब नाना उसके पापा नहीं है, उनके चिल्ड्रन में कैटेगराइज नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने मतलब पुलिस का वो तहकीकात हुई, सब कुछ देखा, कोर्ट ने कहा कि भैया नाना जी अब आप ही पालो, अब आप ही उसको देखो, तो नाना जी अब उसके लीगल गार्जियन हो गए, इस तरह की बात हो गई। या फिर उस बच्चे को मामा के यहाँ भेज दिया गया तो मामा इज अ लीगल गार्जियन, ठीक है, तो वो उसका एजुकेशन देखेंगे और उसका जो भी इंटरेस्ट अगर लिया है, उसको पढ़ाने के लिए लोन लिया है, तो उसका जब भी वो स्टार्ट करेंगे रिपे करना लोन, तो उससे 8 कंसेक्यूटिव ईयर में उसके इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी, उसके इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। कितनी लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, 8 ईयर्स में मिलेगी, ठीक है ना, 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स में मिलेगी, कोई लिमिट नहीं है। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। अब आ जाइए आगे बात करते हैं। पढ़ने के लिए लोन लिया था किसने? सेल्फ स्पाउस और बच्चे को पढ़ाने के लिए या फिर लीगल गार्जियन जिसका भी है पर्सन उसके लिए, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 80EE पे, 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन। 80EE इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, आपने हाउसिंग लोन लिया है और उसके रिस्पेक्ट में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसके डिडक्शन की बात कर रहे हैं। सुनिएगा क्या कहते हैं, कहते हैं एलिजिबल एसएससी कौन है, तो इंडिविजुअल को मिलेगा। कितनी डिडक्शन मिलेगी? मैक्सिमम, मैंने बता दिया 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है मैक्सिमम, 50,000 की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी। पहली कंडीशन ये कि लोन किससे लेना है आपको? बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कमर्शियल नहीं होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, यानी अरे गरे नथु खैरे से नहीं लिया है, 24 में मिल जाता था, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, परचेज प्राइस ऑफ हाउस, हाउस कितने कॉस्ट का होना चाहिए? 50 लाख से ऊपर का मकान नहीं होना चाहिए। जो लोन लिए हो आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो 35 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। लोन जो भी लिया आपने वो 35 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। जब प्रणब मुखर्जी वो थे ना फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये बजट लाया था, ठीक है, उन्होंने ये बजट लाया था, उसमें EE सेक्शन था। अब सुनिए क्या कहते हैं, 2013 की बात है। लोन शुड बी सैंक्शनड लोन शुड बी सैंक्शनड बिटवीन 16-17, लोन आपका 16-17 में होना चाहिए, ठीक है, लोन आपका 16-17 में होना चाहिए, ठीक है। वो 2013 अगर अधिक प्लस माइनस हो तो उसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है, सुनना मेरी बात। कहते हैं लोन शुड बी सैंक्शनड बिटवीन 1 अप्रैल 16 से 17 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए ये लोन, ठीक है। मकान कितने का होना चाहिए? 50 लाख। लोन कितने का होना चाहिए?
मतलब 50 लाख रुपए करेक्ट नहीं, 50 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। लोन कितने का होना चाहिए? 35 लाख से ऊपर का लोन नहीं होना चाहिए। किससे लेना है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। लोन किस पीरियड में होना चाहिए? तो 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और असेसी के पास ये जो नया मकान है ना, बस यही होना चाहिए, इसके अलावा कोई मकान नहीं होना चाहिए। तो असेसी डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ लोन। जिस दिन लोन सैंक्शन हो रहा है उस डेट पे उसके पास कोई भी मकान नहीं होना चाहिए, कोई भी मकान नहीं होना चाहिए। मतलब यही जो ले रहा है नया वाला, बस यही एक मकान होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है ना साहब। तो कुल मिला के बात क्या है, आपको पता है सेक्शन 24 में 2 लाख की एग्जम्पशन मिलती है अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो। अगर लेट आउट है तब तो सारा मिल जाएगा, तब तो पूछना ही नहीं है ना। आपको पता है ना सेक्शन 24 में 2 लाख तक का एग्जम्पशन मिलता है अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो। जी सर, तो कहते हैं बस उसी का एनहांसमेंट है, आपको 50,000 का और मिल जाएगा बेनिफिट। ये 50,000 का और आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, किसमें? 80EE में। लेकिन दिक्कत है ना, वहां पे क्या है, वहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 24 में तो किसी से लोन ले सकते हैं, यहाँ तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इतनी कंडीशन है। 50 लाख से ऊपर का लोन नहीं होना चाहिए, 50 लाख से ऊपर का प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, 35 लाख से ऊपर का लोन नहीं होना चाहिए, 16-17 के बीच में होना चाहिए, एक ही मकान होना चाहिए। बड़ी समस्या है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, वहाँ 2 लाख मिलता है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा और 50,000 का एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन 80EE में मिल जाएगा अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो। अब आता है एक सेक्शन 80G, ठीक है। अब 80G पढ़ाना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये लंबा सेक्शन है, ठीक है, और आज शायद हैवी हो जाएगा आपके ऊपर, देखो, ठीक है, थोड़ा लंबा सेक्शन है। तो एक काम करते हैं, इसको टेकअप करते हैं अगले उसमें, ठीक है, अगली क्लास में। तो यहीं पे रोकते हैं अपना डिस्कशन। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हो, सवाल हो, वो आप कर लेंगे, ओके, घबराइएगा नहीं।